हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ वाइवा अपने सब्जेक्ट को लेके, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेडिंग एंड कन्वेंसिंग। तो वैसे तो देखो, ये जो हमारा ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारा रिटन होता है, दूसरा हमारा वाइवा होता है, जो दोनों ही 50-50 मार्क्स के होते हैं। रिटन, आई होप आप लोग ऑलरेडी अपेयर कर चुके होंगे रिटन में, तो आपने ड्राफ्टिंग को ऑलरेडी पढ़ लिया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो वाइवा से रिलेटेड हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनर द्वारा हर बार पूछे गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार पूछे गए हैं बाय द एग्जामिनर, वो इसमें कंपाइल करे हुए हैं। आप ये वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर वाइवा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन गाइज, कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है, एंड दैट इज़ आर प्रेजेंटेबल स्किल्स, सॉरी प्रेजेंटेशन स्किल जो हमारी होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। आई मीन यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड अप। आप जब एंटर करते हैं, आई मीन आप थोड़े कॉन्फिडेंट होने चाहिए। एंड आप जब एग्जामिनर के पास जाते हैं तो जस्ट पुट अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस एंड ग्रीट द एग्जामिनर। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, नो नीड टू नर्वस, बिकॉज आप ऑलरेडी आई मीन इसके रिटर्न में अपेयर हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा, एंड यू जस्ट नीड टू ब्रश अप योर knowledge, and we will do with this video। तो स्टार्ट करते हैं। एंड तो बेसिकली देखो, इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखा है। गाइस, तो होता क्या है, बेसिकली हम लोग जब भी बात कर रहे होते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हमारा ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट है, ड्राफ्टिंग का एग्ज़ाम है, ड्राफ्टिंग का वाइवा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सब्जेक्ट नहीं पता होता बेसिक, बट हम एक्चुअली में स्किप कर जाते हैं कि पूरा सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि कभी कभी स्टूडेंट जो बोल देते हैं वो बोलते हैं ड्राफ्टिंग, या फिर वो ऑफ को हटा के इसे कॉमा में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक ड्राफ्टिंग कॉमा प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग। दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट, ओनली ड्राफ्टिंग इज जस्ट इनकरेक्ट। तो ड्राफ्टिंग, हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है वो है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग, ठीक है। तो दिस इज द राइट एंड करेक्ट नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसको आप ज़रूर ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या है? तो ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग। देखिए, ये इनिशियल स्टेज होता है, जैसे कि आपको पता ही है हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, इट इज ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग। तो इट एक्चुअली ओनली टॉक्स अबाउट, क्या किस बारे में बात करता है, इट ओनली टॉक्स अबाउट द ड्राफ्टिंग। क्योंकि हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग सीख रहे होते हैं किसकी, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग की, एज पर द सब्जेक्ट ऑल्सो। तो इनफैक्ट जब आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, इनफैक्ट जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम ड्राफ्टिंग से रिलेटेड ही पढ़ रहे होते हैं। हम जो भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, या फिर हमारे कंप्लेंट्स हैं, या हमारी जो भी पिटीशंस हैं, मतलब जितने भी हमारे डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम इनको ड्राफ्ट करना ही सीख रहे होते हैं कि किस तरह से ड्राफ्टिंग होती है। इनफैक्ट आपने ड्राफ्ट भी करे होंगे, चाहे आपने बिल डीड ड्राफ्ट करी हो, सेल डीड ड्राफ्ट करी हो, अपनी कोई कंप्लेंट ड्राफ्ट करी होगी रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल केस, या फिर मतलब कुछ भी होगा, इसमें हम सिर्फ ड्राफ्टिंग ही सीखते हैं। तो जब भी हम ये सब कुछ चीज़ें करते हैं, लाइक अगर हमें कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसके लिए कंप्लेंट आप होगा या कोई एप्लीकेशन आप दे रहे होंगे, तो उसके लिए क्या होता है, आपको पहले ड्राफ्ट करना होगा उस कंप्लेंट को, उस एप्लीकेशन को, उस पिटीशन को। तो दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द इनिशियल स्टेज, ठीक है। एंड ड्राफ्टिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ राइटिंग लीगल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ड्राफ्टिंग क्या है, इट इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग लीगल डॉक्यूमेंट। It is, I mean, the key feature of drafting is that it present a brief knowledge of the significant fact or the situation or issue। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग देखो क्या है, ये ब्रीफ नॉलेज देता है, क्योंकि जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो हम जिस पॉइंट जॉट डाउन कर लेते हैं, उनको नोट डाउन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम लोग फिर उन पे हम लोग एक टॉपिक, मतलब उसको ब्रीफली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जैसे अगर कोई सिचुएशन है, पहले क्या हुआ था, देन उसके बाद क्या हुआ, देन फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो बट दिस ऑल थिंग्स आर डिपेंड्स
जो होते हैं हमारे, वो किस पे होते हैं, वो हमारे फैक्ट के बेसिस पे होते हैं कि फैक्ट्स क्या थे, क्योंकि फैक्ट्स को आपको मेंशन करना होता है। एंड किसका फैक्ट, जो भी वो इशू वगैरह था, तो दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर योर, दैट ये ब्रीफ नॉलेज है ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्ट, किसका, सिचुएशंस और इशू का। ठीक है, आई नो गाइज आई एम गोइंग, मतलब बहुत डीपली में जा रही हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो लेट्स नॉट गो इन टू दैट डेप्थ। तो बेसिकली देखो, ड्राफ्टिंग क्या होता है, सबसे पहले जो होता है ना, पहले ड्राफ्टिंग ही होती है, चाहे आप प्लेंट फाइल कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएस फाइल कर रहे हो, मतलब चाहे कोई भी कंप्लेंट हो, तो आप पहले ड्राफ्ट ही करोगे। ठीक है, और इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले, तो इट इज़ काइंड ऑफ रफ डॉक्यूमेंट विच कैन बी लेटर, मतलब क्या होता है कि आप उसको बाद में करेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अगर उसमें चीज़ है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और देन वो क्या बनता है, एक फाइनल डॉक्यूमेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द ड्राफ्टिंग इज। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या होता है? प्लीडिंग, देखो प्लीडिंग एक्चुअली क्या होता है कि प्लीड कर रहे होते हैं, बेसिकली हम अपने पॉइंट्स रख रहे होते हैं, मतलब जो भी फैक्ट्स वगैरह है उनका, तो इट इज़ बेसिकली अ रिटन प्रेजेंटेशन बाय अ लिटिगेंट इन अ लॉ सूट। लिटिगेंट कौन होता है? लिटिगेंट्स जो होते हैं हमारे, दे आर एक्चुअली द पार्टीज होती है हमारी इन अ लॉ सूट, मतलब अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट, तो वो उन्हें हम लिटिगेंट्स कहते हैं। तो इट इज़ अ रिटन प्रेजेंटेशन बाय अ लिटिगेंट in a lawsuit setting forth the facts upon which he claimed legal relief or challenges the claim of his opponent। तो ये एक लीगल प्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि हमने ड्राफ्ट कर लिया डॉक्यूमेंट, ठीक है, ड्राफ्ट कर लिया, उसके बाद जो भी उसमें करेक्शंस करने थे, जो भी चेंजेस करने थे, और मतलब हमें बेसिकली क्या करना होता है, उसको सिंपल लीगल लैंग्वेज में लिखना होता है, तो ट्रिम करना होता है उसको। तो वो सब कुछ करने के बाद जब वो तैयार हो गया, तो हमारा वो डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, किसके लिए, टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, चाहे वो आपका एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपकी कोई प्लेंट हो, वो सब कुछ के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई प्लेंटिफ है, उसने मतलब फैक्ट्स वगैरह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सेटिंग फॉर द फैक्ट्स, ठीक है, जिससे क्या करता है कि वो अपना लीगल जो भी उसके वो क्लेम करता है, क्या क्लेम करता है, लीगल रिलीफ को वो क्लेम करता है। ठीक है, एंड जो अपोनेंट की साइड से है, मैंने तो अपनी साइड से कर दिया कि मैंने वहां पर लीगल रिलीफ के लिए क्लेम कर दिया, ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। नाउ अपोनेंट क्या करेगा, अपोनेंट अपनी डिफेंस में वहां पर उसको चैलेंज करता है, तो वो भी वहां प्लीड करता है विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है हमारे प्लीडिंग कहलाते हैं, मतलब ये हमारे रिटन स्टेटमेंट भी हो सकता है, हमारा प्लेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसमें काउंटर क्लेम भी आते हैं इनफैक्ट, बट इसमें एविडेंसेस नहीं आते हैं, एविडेंसेस लेटर स्टेज होता है हमारा। तो यहाँ पर लिखा भी है, इट कैन बी ए प्लेंट और ए रिटन स्टेटमेंट टू इन विच पार्टीज फॉर्मली सबमिट देयर क्लेम एंड डिफेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग देखो होता क्या है, कन्वेंसिंग बेसिकली क्या होता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि मतलब हम ओनरशिप जो हमारी ट्रांसफर हो रही होती है, वो मतलब बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफर जो हो रही होती है, जो राइट हमारे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ये उसके बारे में बात कर रहा होता है, जो ये डीड्स वगैरह होती हैं। बेसिकली ये क्या होता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट जो कि मतलब जो टाइटल को ट्रांसफर करता है बेसिकली। तो इट इज द आर्ट of drafting deeds and documents, whereby any right, title, or interest in movable or immovable property or belonging rights are transferred from one person to another person। तो बेसिकली क्या है, कोई भी हमारी चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसके जो राइट्स होते हैं, उसकी जो ओनरशिप होती है, उसका जो टाइटल होता है, ठीक है, उसको वो ट्रांसफर कर रहा होता है, जो भी इंटरेस्ट फर्स्ट पार्टी का होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। तो ये जो डॉक्यूमेंट, जो डीड्स वगैरह हम तैयार करते हैं, ये इन डीड्स के थ्रू होता है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट होते हैं, इनकी ड्राफ्टिंग को हम बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारी सेल डीड हो गई, हमारा विल हो गया, लीज डीड हो गई, ठीक है, गिफ्ट डीड हो गई, दिस काइंड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेंट। प्लेंट क्या होता है? तो प्लेंट बेसिकली क्या होता है, प्लेंट बेसिकली इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट
जो कि प्लेंटिफ के द्वारा फाइल करते हैं, प्लेंटिफ फाइल करता है इसको। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी उसके क्लेम होते हैं वो उसे मेंशन करता है, किस लिए, ताकि वो उसको उसकी रेमेडीज उसको मिल सके, उसकी जो रिलीफ है वो उसको मिल सके। ठीक है, तो इट इज मतलब यहाँ पर जो मेंशन्ड है वो यही है दैट इट इज अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट विच इज सबमिटेड बाय प्लेंटिफ टू इनिशिएट सिविल लॉ सूट, जिसके द्वारा वो सिविल लॉ सूट को इनिशिएट करता है, क्योंकि सब कुछ इसमें मेंशन होता है। बेसिकली इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें वो अपने सारे क्लेम वगैरह लिखता है कि क्या क्या हुआ, जिससे कि वो उसे आगे प्रेजेंट कर सके। इट कंटेन एसेंशियल डिटेल्स जो भी होते हैं, जो भी उसके फैक्ट्स वगैरह होते हैं, इंक्लूडिंग द पार्टीज इन्वॉल्व, जो भी फैक्ट्स हैं, कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है, द रिलीफ, जो रिलीफ उसको चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है, जुरिडिक्शन का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ वो उसमें मेंशन करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन फाइल अ प्लेंट। अब प्लेंट फाइल कौन कर सकता है? जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया, कौन प्लेंट को फाइल करता है? प्लेंटिफ। तो एनी पर्सन हुज राइट आर इन्फ्रिंज और वायलेटेड, जिसके राइट्स जो होते हैं वो या तो इन्फ्रिंज हो रहे हो या वायलेट हो रहे हो, वो पर्सन अपना प्लेंट फाइल करता है, जिसको हम प्लेंटिफ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज व्हाट आर द एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ प्लेंट। एसेंशियल क्या होते हैं उसके, या फिर उसके हम ये बोले कि उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, तो वो है सबसे पहले हमारा हेडिंग आता है, हेडिंग एंड टाइटल, देन आता है अपना बॉडी ऑफ प्लेंट, देन कम्स रिलीफ, एंड देन आपका आता है सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन। हेडिंग एंड टाइटल में आपका सारा आ जाएगा कोड, मतलब कोड कौन सा कोड है, पार्टीज के नाम क्या है, केस नंबर वगैरह, ये सब कुछ, उनका एड्रेस वगैरह, ये सब कुछ उसमें आता है। देन बॉडी ऑफ प्लेंट में आपका आ जाएगा कॉज ऑफ एक्शन क्या है, आपका जुरिडिक्शन क्या है, लिमिटेशन वगैरह वो सब उसमें आ जाती है। देन आपका आता है रिलीफ। रिलीफ में वो होता है कि जो भी प्लेंटिफ को रिलीफ चाहिए होता है, जो भी उसको मतलब जो भी उसने क्लेम करना है वो उसको उसमें मेंशन करता है। एंड लास्ट पार्ट होता है आपका सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन, वो उसमें सिग्नेचर करता है और उसको वेरीफाई करता है। ठीक है, दीज आर दी एसेंशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन हेडिंग एंड टाइटल इन अ प्लेंट। हेडिंग एंड टाइटल में क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, क्या क्या होता है? नेम ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिप्शन होती है, किसकी डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ होता है, नेम आएगा उसका, डिस्क्रिप्शन आएगा, रेजिडेंस आएगा कि वो कहाँ, मतलब उसका क्या एड्रेस वगैरह है प्लेंटिफ का, सेम डिफेंडेंट का आता है नेम, डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस वगैरह, मतलब उसका सारा डिस्क्रिप्शन आता है। देन हमारा एक और स्टेटमेंट होता है, दैट इज स्टेटमेंट टू द इफेक्ट कि इफ प्लेंटिफ और डिपेंडेंट इज माइनर और अनसाउंड पर्सन। अगर जो हमारा प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, देखो प्लेंटिफ भी कितनी हो सकते हैं, डिफेंडेंट भी, अगर हमारा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो होता है, अगर वो कोई भी हमारा या तो अनसाउंड माइंड है या फिर माइनर है, तो उसका स्टेटमेंट भी हमें वहाँ प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जिसमें अगर मतलब वो अनसाउंड माइंड है तो ये भी दिखाना होता है कि कब से है, या फिर जो माइनर है कि वो मतलब उसकी एज क्या है, ये सब कुछ हमें वहाँ पर प्रेजेंट करना होता है अगर कोई भी इनमें से होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? तो बेसिकली ये रिप्लाई होता है, रिप्लाई फाइल होता है डिफेंडेंट के द्वारा अपने डिफेंस में, वो इस मतलब एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, जिसमें कि मतलब वो या तो एडमिट कर रहा होता है उन फैक्ट्स को जो कि प्लेंटिफ ने लगाए हैं, जो या फिर उनको डिनाई कर रहा होता है, या फिर वो अपने एलिगेशंस लगाता है, उसमें वो एलिगेशंस को ऐड कर सकता है, उसको वेरीफाई करता है। So it is a reply from the defendant. Basically, it's a reply from the defendant to the plaint led by the plaintiff. जो कि plaintiff ने जो plaint उसके against में डाली थी, उसका basically reply होता है, where he deals with the material facts. Material facts मतलब जो कि important facts होते हैं, वो उनको डील करता है alleged by the plaintiff in his plaint and also state any new facts favoring him. मतलब जो ही मैंने भी बोला, वो कुछ एडिशनल अपने फैक्ट्स डाल सकता है कि इसने गलत बोला है, ये एक्चुअली ये हुआ था, या सिचुएशन ऐसे अराइज हुई थी जो कि उसमें मेंशन नहीं होगी। ठीक है, और टेकिंग लीगल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दी प्लेंटिफ, वो उसमें लीगल ऑब्जेक्शन भी ले सकता है, ऐसे काउंटर क्लेम वगैरह, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो रिटन स्टेटमेंट क्या है, इट्स अ रिप्लाई बाय द डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हु फाइल्स रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट हमारा कौन फाइल करता है? ऑब्वियसली द डिपेंडेंट फाइल करेगा, और जो भी मतलब ऑथराइज पर्सन होगा, बाय डिपेंडेंट और हिज ड्यूली ऑथराइज पर्सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 फंडामेंटल रूल ऑफ रीडिंग। अब फंडामेंटल रूल ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिटन में भी आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता ही आता है। तो कौन कौन से रूल है हमारे? पहला है हमारा कि इट मस्ट स्टेट द फैक्ट्स। जो हमारा फंडामेंटल रूल है प्लीडिंग का वो कहता है कि इट मस्ट स्टेट द फैक्ट्स नॉट द लॉ। मतलब फैक्ट को आपको बताना है, लॉ नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि उसमें फैक्ट्स क्या क्या थे, क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। आपको ये नहीं बताना है कि जैसे मान लो अगर चोरी हुई है या चीटिंग हुई है तो आपको उसका सेक्शन नहीं बताना है कि इस सेक्शन के अंडर हुआ है। ठीक है, आपको बस फैक्ट्स बताने हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। नेक्स्ट हमारा कहता है कि द प्लीडिंग जो है इट मस्ट स्टेट ऑल एंड ओनली मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स ही बताने हैं। मटेरियल फैक्ट्स मतलब जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि इस जजमेंट को मतलब ये लगा लो अगर आपने वो फैक्ट्स नहीं बताए तो वो जजमेंट कम्प्लीटली पलट भी सकता है, विच इज़ एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बताना ही बताना है। ठीक है, प्राइमरी फैक्ट्स होते हैं बेसिकली ये। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्स, मतलब जो प्लीडिंग है उसमें सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए, एविडेंसेस नहीं होने चाहिए। एविडेंस का उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जब आप प्लीड कर रहे होते हो उसमें आपको बस फैक्ट्स बताने हैं, दैट टू इन अ प्रिसाइज मैनर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताने हैं, प्रिसाइजली बताना है। आपको कहानियां नहीं सुनानी है, मतलब इतना टाइम एक्चुअली किसी के पास होता भी नहीं है। और एविडेंस तो आपको बताने ही नहीं है। एविडेंस के लिए एक लेटर स्टेज होती है जहाँ पर आपसे एविडेंसेस को मांगा जाता है। ठीक है, एविडेंसेस आपको नहीं बताने। तो हमारी ये 3 फंडामेंटल रूल हैं कि आपको सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं, मतलब यू मस्ट स्टेट द फैक्ट्स एंड नॉट द लॉ, एंड ओनली मटेरियल फैक्ट्स यू हैव टू मेंशन, एंड ओनली फैक्ट्स नॉट द एविडेंस। एविडेंसेस नहीं बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? देखो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, मटेरियल फैक्ट्स आर प्राइमरी और बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, जिसके बेसिस पे ही ये प्लेडिंग होती है। विच मस्ट बी प्लेडेड बाय द पिटिशनर इन सपोर्ट ऑफ द केस सेट अप बाय हिम ईदर टू प्रूव हिज कॉज ऑफ एक्शन और डिफेंस। जैसे कि मान लो उसके कॉज मतलब क्या क्या हुआ था वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट में अफेक्ट अ डिसीजन, बेसिकली ये क्या होता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि डिसीजन विच मे अफेक्ट अ डिसीजन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यही हमने डिस्कस किया था। मटेरियल फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स दैट आर रेलेवेंट टू द कोर्ट डिसीजन। अगर आप मतलब अगर आपने वो फैक्ट्स नहीं बताए तो उसमें जो है कि डिसीजन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। आपने वो जैसे कि मान लो किसी ने आपको धमकी दी है आपके साथ, फिर उस बंदे के साथ 2-3 लोग और आ गए, एक आपका वहाँ फ़ोन रखा हुआ था उसने वो फ़ोन भी चुरा लिया। ठीक है, बट आपने पहले वाले बंदे का बताया कि उस बंदे ने क्या क्या किया था, उसने आपको धमकी दी, आपने ये नहीं बताया कि फ़ोन भी चुराया। तो आपको जब आपने ये नहीं बताया तो आपको इसकी रेमेडीज नहीं मिलेगी। तो आपको सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो देखो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हमारा किस किस बेसिस पे होता है, क्योंकि देखो जब हम ना अपना प्लेंट फाइल कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो इनमें से कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन करी हैं, जैसे कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं करा है उस बेसिस पे आपका जो प्लेंट है वो वो रिजेक्ट हो सकता है। देन वी हैव रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यूड है तो उस बेसिस पे हो सकता है। रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड बट इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड। अगर उसने स्टैम्प्ड ही नहीं है, ठीक है, तो उस बेसिस पे हो सकता है। नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। प्लेन जो होता है हमें वो डुप्लीकेट में फाइल करना था, हमें 2 कॉपीज देने होते हैं। अगर हमने सिंगल कॉपी दे दी है, डुप्लीकेट नहीं दिया है, तो उस बेसिस पे क्या कहते हैं रिजेक्ट हो जाता है। वेरिफिकेशन में अगर साइन ही नहीं है तो फिर उस बेसिस पे भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हमारा प्लेन जो है रिजेक्ट हो सकता है। पहले क्या होता है, मतलब जैसी मतलब अगर जैसे मान लो अंडर वैल्यूड है या फिर साइन वाइन नहीं है तो आपको पहले एक लिमिटेशन दी जाती है कि आप अब कोई आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाएगा कि मतलब आपके पास ये टाइम ड्यूरेशन है, आप इसको मतलब आपको ये एक रिटर्न करा जाता है बेसिकली क्लाइंट को। अगर उस टाइम ड्यूरेशन में भी आप इसको प्रॉपरली नहीं देते हैं तब ये रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसरी पार्टी। तो नेसेसरी पार्टी हमारी क्या होती है? नेसेसरी पार्टी इज वन विदाउट होम नो ऑर्डर कैन बी मेड इफेक्टिवली। तो नेसेसरी पार्टी हमारी कौन होती है? नेसेसरी पार्टी बेसिकली हमारी वो पार्टी होती है जिसकी एब्सेंस में हम ऑर्डर पास ही नहीं कर सकते। आई मीन इफेक्टिवली हम उसके उनका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके एब्सेंस में इफेक्टिवली जो है ऑर्डर पास ही नहीं हो सकता। ठीक है, इसके मतलब
एंड जो हमारा नेक्स्ट इसी में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर पार्टी। तो हमारी प्रॉपर पार्टी कौन होती है? अ प्रॉपर पार्टी इज द वन इन हुज एब्सेंस एन इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी मेड बट हुज प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर अ complete and final decision on the question involved in the proceeding। तो यही डिफरेंस होता है कि नेसेसरी पार्टी जो होती है उसकी एब्सेंस में क्या है, क्या होता है, ऑर्डर जो हमारा पास ही नहीं होता है, ठीक है। बट प्रॉपर पार्टी में क्या होता है कि हमारा ऑर्डर तो हमारा पास हो जाएगा, इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी मेड, बट इन उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन के लिए। मतलब विदाउट देयर प्रेजेंस जो मतलब जो क्वेश्चन है सूट का वो एडजुडिकेट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारा कौन होता है? अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। तो बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारा कौन होता है? Is a person who has no interest in the property and who is not a beneficial owner। बेसिकली मतलब इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है, और डेथ के बाद जो उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, आई मीन जिसकी डेथ हो गई है, उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ये बस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट पर्टिकुलर शुड बी जनरली फर्निश्ड इन अ प्लेट। तो पर्टिकुलर्स देखो, बेसिकली ये पर्टिकुलर जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? पर्टिकुलर आर द डिटेल्स इन सपोर्ट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स प्लीडेड बाय द पार्टी। तो ये एक्चुअली मटेरियल फैक्ट्स होते हैं विच आर नेसेसरी, ठीक है। द नेसेसरी पर्टिकुलर्स आर द नेम ऑफ द कोर्ट, जो हमारा हमेशा मतलब टॉप पे होता है, जैसे हेडिंग होती है हमारी। नेम ऑफ द कोर्ट हो गया, नेम, फादर नेम एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिव। लाइकवाइज डिफेंडेंट का आता है नेम, फादर नेम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, ठीक है। देन स्टेटमेंट आ जाता है हमारा, अगर जो हमारा प्लेंटिफ या फिर हमारा जो डिफेंडेंट होता है वो या तो माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड हो। फिर हमारा फैक्ट्स आ जाते हैं, जिससे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, कॉज ऑफ एक्शन, जिससे हमारा अराइज होता है, हमें वो फैक्ट्स मेंशन करने होते हैं। हमारा जुरिडिक्शन आ जाता है, लिमिटेशंस वगैरह आ जाती हैं। देन रिलीफ, जो हमें हम जो भी लीगल रेमेडीज हमें चाहिए होती हैं वो आ जाता है। देन हमारा सेट ऑफ का पोर्शन भी आ जाता है, अगर मतलब कुछ अमाउंट जो होता है हमें वो उसमें सेट ऑफ हो जाता है, जैसे कि मतलब जैसे कि कोई बकाया आपका, कोई पुराना आपका उससे कोई हिसाब किताब चल रहा हो, तो वो उसमें ही सेट ऑफ हो जाता है कुछ अमाउंट, या फिर पूरा अमाउंट, या फिर कुछ पोर्शन जो होता है। देन आपका आता है वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर में आपका मतलब बेसिकली आपको वो बताना होता है कि सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू क्या है, जिससे कि मतलब जो जुरिडिक्शन है वो डिसाइड की जा सके, और कोर्ट फीस वगैरह ये सब कुछ डिसाइड की जा सके, ठीक है। तो दीज आर द पर्टिकुलर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा इन हाउ मेनी वेज अ प्लीडिंग मे बी रिवाइज्ड। तो मतलब किन वेज में बेसिकली, मतलब किस किस तरीके से जो हमारी प्लीडिंग है वो रिवाइज हो सकती है, वो अमेंड हो सकती है। तो कब कब होती है? ये कब कब होती है? जब हमारा कोर्ट बोलता है, मतलब एट द इंस्टेंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, अगर कोर्ट में बोला जाता है कि नहीं इसमें ये, अगर कोर्ट को लगता है दीज आर एक्चुअली दी कंपल्सरी अमेंडमेंट्स होते हैं, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये चीज़ें इसमें अमेंड होनी चाहिए, तो वो ऑर्डर दे देता है कि इसको अमेंड करो। या फिर एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ और द अपोनेंट, अगर अपोनेंट बोलता है कि नहीं इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ फैक्ट्स हैं जो प्लेंटिफ ने नहीं मेंशन करे हैं, ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, तो वैसे तो हो जाता है। या फिर प्लेंटिफ जो होते हैं, प्लेंटिफ को लगता है कि नहीं इसमें कुछ चीज़ें मेंशन करनी रह गई है, जैसे कि उसने प्रॉपर फैक्ट्स नहीं डाले हैं, या फिर उसने पूरा लीगल रिलीफ जो उसे क्लेम करना चाहिए था वो उसने नहीं डाला है, तो तब उसे लगता है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन वो देता है। बट ये वही होता है, और मतलब प्लेंटिफ और अपोनेंट का जो है ना, ये अगर कोर्ट की परमिशन, ये देखो यहाँ लिखा है ना, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट ने परमिट करता है कि हाँ ठीक है वो अमेंड कर सकते हैं, तो ही वो उनके अमेंडमेंट को आगे एक्सेप्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द परमिशन ऑफ कोर्ट। प्लेंटिफ एंड अपोनेंट कैन रिवाइज, कैन अमेंड देयर प्लेंट एंड डब्ल्यू एस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन हमारा क्या होता है? तो कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली इट इज द एसेंशियल फैक्ट्स which are necessary to file a suit।
ये एसेंशियल फैक्ट्स होते हैं हमारे कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि वो मतलब जो सूट है वो हमने जो हम मतलब कोर्ट में हम लेके आए हैं उसका रीज़न क्या था, ऐसा क्या हुआ था, तो वो सारे कॉज ऑफ एक्शन दीज आर बेसिकली द एसेंशियल फैक्ट्स। तो वो हमें वो हमारा मतलब जो एसेंशियल फैक्ट्स है वही हमारे कॉज ऑफ एक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय समन। समन क्या होता है? तो देखो समन बेसिकली क्या होता है, एंड ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पीछा कभी छोड़ेंगे ही नहीं अगर आपने इस प्रोफाइल को, इस लीगल प्रोफाइल को पकड़ के रखा। तो समन्स क्या होता है, रिविजन्स, ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। इनफैक्ट ये आपको किसी भी सेमेस्टर में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें तो क्योंकि आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग करते हुए आपको ये चीज़ें बहुत हमें सुनने को मिलती हैं, इनफैक्ट हम लोग लिखते हैं। समन बेसिकली क्या है, तो समन बेसिकली बुलावा होता है। ठीक है, और समन ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया तभी आपको समन आए। तो ये एक तरह का बुलावा होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, बेसिकली इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कोर्ट ordering a specific person to appear before a judge or an officer of the court at a specific time or some for some specific purpose। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, आपको कोर्ट से ऑर्डर आता है कि भाई आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो पर्पस उस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपको किस चीज़ का समन आया है, आपको किस चीज़ के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स एन ऑर्डर बाय द कोर्ट कि आपको मतलब जज के सामने आना है या फिर किसी ऑफिसर के सामने आपको प्रेजेंट होना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय रिवीजन। अब रिवीजन हमारा क्या होता है? तो रिवीजन देखो बेसिकली क्या है, रिवीजन इज द री एग्जामिनेशन ऑफ अ लीगल एक्शन। री एग्जामिनेशन होता है लीगल एक्शन का मतलब जहाँ पर ऑलरेडी डिसीजन दिया जा चुका है, जिन केसेस में ऑलरेडी डिसीजन दिया जा चुका होता है उनका री एग्जामिनेशन हो रहा होता है। और ये बेसिकली री एग्जामिनेशन कौन कर रहा होता है? ये री एग्जामिनेशन हायर कोर्ट एक्चुअली जो होते हैं, हायर कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ रिवीजन। आई मीन दे आर द पर्सन जिनके पास ये पावर होती है जो कि रिवीजन करते हैं। ठीक है, जैसे और ये कब करते हैं? वेर नो अपील्स लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर, जहाँ पर मतलब कोई अपील नहीं होती। अगर अपील जैसे मान लो कोई केस है, ठीक है, वो अगर प्लेंटिव के फेवर में चले गया तो डिफेंडेंट उसके लिए अपील करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि रिवीजन नहीं होगा। बट जहाँ पर जिस केस के लिए अपील नहीं गई है हायर कोर्ट के पास, तो वहाँ पर हायर कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी, हैज़ द पावर दैट दे कैन रिवाइज, दे कैन री एग्जामिन दैट केस। ठीक है, और ये किस बेसिस पे होता है? दे मे बी सम अजम्पशन मेड इलीगली, ठीक है, या फिर नॉन एक्सरसाइज और एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन। मतलब जुरिडिक्शन में तो था बट इलीगली उसको मतलब डिसीजन दे दिया है, या फिर वो उस जुरिडिक्शन में नहीं आता है। इरेगुलर, तो मतलब जो भी लोअर कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो एक्चुअली में इलीगली हो गया है। तो इस केसेस में जो होता है हायर कोर्ट जो होते हैं, बट उन्हीं केसेस में जहाँ पर अपील नहीं गई हो, हायर कोर्ट जो है उनमें री एग्जामिनेशन करते हैं। तो दैट इज रिवीजन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय जजमेंट। जजमेंट हमारा क्या होता है? जजमेंट क्या है हमारे? स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होते हैं? ये हमारे स्टेटमेंट होते हैं जो कि हमारे जजेस द्वारा दिए जाते हैं। किस ग्राउंड पे? जो डिग्री जो पास हुई होती है या जो ऑर्डर होते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होते हैं? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर। ऑर्डर क्या होते हैं? ऑर्डर जो होते हैं द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री, जो कि डिग्री नहीं होता है। अब इसमें अब कंफ्यूजन ये है कि डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। अब डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है? तो बेसिकली देखो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है कि मतलब ऑर्डर पास हो गया है बट डिग्री नहीं आई है। डिग्री नहीं आई है मतलब अभी तक उसका एडजुडिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, उसका फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। तो इसको हम कहते हैं मतलब उसमें एक डिसीजन हो गया, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया है, अभी डिग्री आनी बाकी है, तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं। तो बेसिकली द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। ठीक है, तो ना बेसिकली ये जो हमारा ऑर्डर होता है ना, ये एक तरह से क्या होता है, एक लीगल टाइज होती है बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल और अपील, कि मतलब तब तक वो उस चीज़ को माने।
ठीक है, उसके बेसिस पे आगे बढ़े। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि कौन सही है और कौन गलत है। अभी देयर इज अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, मतलब अभी जो ये जो केस है उसका अभी तक एडजुडिकेशन नहीं हुआ है, अभी तक डिक्री फाइनल नहीं हुआ है। और जब तक डिक्री फाइनल नहीं हुई है तब तक, मतलब जब तक डिक्री नहीं आएगी तब तक मतलब कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो एक तरह का मतलब ये बोलो एक ऑफिशियल डिसीजन नहीं हुआ है, इट जस्ट एन डायरेक्टिव, मतलब एक लगा लो ऑर्डर पास हो गया है कि भाई दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू फॉलो। ठीक है, जस्ट क्या बोल सकते हैं हम इसको, मतलब एक एक्ट हो गया, लाइक वो एक डायरेक्शन दे दी गई है, जैसे कि तब तक आपको जैसे इंजंक्शन वगैरह होते हैं काइंड ऑफ, कि आपको तब तक इसी को फॉलो करना है, अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? हमारे दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक होता है हमारा फाइनल ऑर्डर और दूसरा होता है हमारा इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर हमारा क्या होता है? फाइनल ऑर्डर एंटायरली डिसमिसेस ऑल द लॉसूट्स। फाइनल ऑर्डर आ गया है मतलब कि वो सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द लॉसूट उन सबको को डिसमिस कर देता है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हमारा क्या होता है? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हमारा वो होता है जहां पर कि मतलब जैसे किसी केस में प्रोविजनल ऑर्डर दे दिए जाते हैं। देखो, while in matter a matter is in litigation, a provisional order is given to resolve the contagious concern that are impeding the case development. तो बेसिकली क्या होता है कि ये मतलब इट ओनली सेटल्स द इंटरवेनिंग मैथड, इसलिए वो प्रोविजनल ऑर्डर दे दिए जाते हैं ताकि वो जो भी इंटरवेनिंग मैटर्स होते हैं ये उनको रिजॉल्व कर सकें। जैसे कि बेसिकली सच ऑर्डर्स आर मेड टू सिक्योर सम एंड पर्पस नेसेसरी टू द एसेंशियल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द केस, जिससे कि मतलब वो केस थोड़ा चलता रहे, कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए बीच में। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका नेचुरल डिके अगर हो रहा है तो उसका ऑर्डर पास हो सकता है, जिससे कि मतलब उसको लॉस ना हो, कि अगर उसका डिके हो गया, नेचुरल डिके हो गया, तो फिर वो जो भी ओनर है या फिर जिसके फेवर में भी वो डिग्री कल को जाने वाली है उसको वो उसको मतलब उसका लॉस ना हो, तो इसीलिए एक प्रोविजनल ऑर्डर दे दिया जाता है। लाइक वाइज अगर जैसे कि उसको उस प्रॉपर्टी को सेल करने से किसी का नुकसान हो सकता है तो वो वहां पर एक तरह से प्रोविजनल ऑर्डर आ जाता है कि नहीं आप इसको सेल नहीं करोगे, तो दैट इज अ प्रोविजनल ऑर्डर बेसिकली। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट ये है व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री। अब हमारा डिग्री क्या होता है? तो डिक्री बेसिकली क्या होता है? ये एक हमारा फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है ओपन एडजुडिकेशन, जो कि डिटरमाइन करता है द राइट्स ऑफ द पार्टी विद रिगार्ड्स टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन अ सूट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है? डिक्री इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कोर्ट एट द एंड ऑफ अ सिविल सूट आफ्टर जजमेंट हैज बीन पास। जब जजमेंट पास हो जाता है तो एक डिग्री हमारी पास होती है। तो बेसिकली जो डिग्री होती है ये हमारी क्या होता है, मतलब 15 दिन लेती है ये डिग्री जो होती है हमारी प्रिपेयर होने में, मतलब अभी फाइनल डिग्री क्योंकि नहीं है, ये डिग्री भी हमारी एक्चुअली दो तरह की होती है, प्रिलिमिनरी डिग्री होती है, देन हमारी फाइनल डिग्री होती है। तो हमें बीच में टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है जिसमें कि बंदा अपील करता है। अगर अपील में है तब तक फाइनल डिग्री नहीं आती है, मतलब अभी तक एडजुडिकेशन नहीं हुआ है। बेसिकली डिग्री होती क्या है? डिग्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन का, जहाँ पर कि राइट्स जो हमारे हैं डिसाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पार्टी है, विनिंग पार्टी है बेसिकली, तो सारे जो भी फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे अभी तक जो भी जजमेंट आए हैं उसके बेसिस पे डिग्री फाइनलाइज हो जाती है। इट एक्चुअली कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टी। ठीक है, जो भी कंट्रोवर्शियल मैटर्स होते हैं, क्वेश्चनेबल, चाहे एक हो चाहे सारे हो, उनसे रिलेटेड वो डिग्री पास हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री होल्डर? अब डिग्री होल्डर कौन होता है? डिग्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिग्री जारी होती है, मतलब नाउ द पर्सन इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। अब मतलब डिग्री जब एक बार पास हो जाती है किसी भी चीज को लेके, अब वो उसको लेके एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि वो प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो आ गया है कि नहीं वो मूवेबल प्रॉपर्टी एक ही है ना, ए हैड द पावर, अब उसके पास ये मतलब पावर है, अब वो एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी हो गई है, अब वो उसके एग्जीक्यूशन के लिए जा सकता है, वो उसको सेल कर सकता है, वो उसके ऊपर फ्लोर बना सकता है अगर ऑब्वियसली उसके राइट्स हैं तो। अभी क्या है कि वो उसके पास एग्जीक्यूशन का राइट आ गया, बट अब क्या होगा कि उसको एग्जीक्यूशन के लिए बेसिकली एक एप्लीकेशन आगे देनी होती है जिसके बेसिस पे आगे की कार्यवाही चलती है। अब एग्जीक्यूशन होता क्या है? एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन मीन्स द प्रोसेस
for enforcing or giving effect to the judgment of the court. In other words, execution is the enforcement of degree. तो जो भी डिग्री हमारी आई है उसका एनफोर्समेंट होता है बेसिकली, जैसे कि भी मैंने बताया कि अगर ए के फेवर में डिग्री आ गई है, ठीक है, अब वो ए उसको कैसे लेगा, सपोज अगर सामने वालों ने उसको प्रॉपर्टी बेच दी है या उसके कब्जे में, तो वो उसको रिटर्न करेगा ना, उसके जो बी है उसके पास वो ऑर्डर चाहेंगे कि भैया तुम ये करो तुम वो करो करके, तो इस तरह से उसको एग्जीक्यूशन मिलेगा। या फिर अगर उसने वो बेच दी है तो फिर जो बी है उसके पास, मतलब जो भी कोर्ट के ऑर्डर होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो आगे प्रोसीड करेंगे, ताकि उसके फेवर, ए के फेवर में जब डिग्री आ गई है तो वो उसका एग्जीक्यूशन उसको किस तरह से मिलेगा करके, ठीक है। तो एनफोर्स क्या है, एग्जीक्यूशन इज द एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर बाय द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, सो एज टू इनेबल द डिग्री होल्डर टू रियलाइज द फ्रूट ऑफ द डिग्री। फाइनली कि मतलब डिग्री क्या होता है बेसिकली उसको वो पता चलेगा। एग्जीक्यूशन क्या है कि डिग्री आ गई है, देन उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, मतलब उसको किस तरह से वो अब उसको लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री हमारी कितने टाइप्स की होती है, हमारी डिग्री होती है दो टाइप्स की, एक होती है हमारी प्रीलिमिनरी डिग्री, दूसरी होती है हमारी फाइनल डिग्री। अब प्रीलिमिनरी डिग्री हमारी क्या है, प्रीलिमिनरी डिग्री है व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब जो राइट्स हैं, दैट राइट्स जो होते हैं पार्टी के वो एडजुडिकेट हो चुके हैं, वो फाइनली डिसाइड हो चुके हैं, बट जो सूट है वो अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है। अभी फाइनल डिग्री हमारी क्या होती है, फाइनल डिग्री होती है कि जो राइट्स हैं वो तो डिसाइड हो चुके हैं, अभी तक जो अपील है वो भी, मतलब जैसे अगर किसी ने अपील डाल दी है, प्रिलिमिनरी डिग्री आ गई, अपील वगैरह डाल दी है, अब वो हायर अथॉरिटी के पास गई, अब वो डिसाइड हो गया है केस फाइनली, या फिर किसी ने अपील नहीं डाली है, तो क्या होता है कि राइट्स सो डिटरमाइंड बिकम फाइनल एंड कंक्लूसिव। अब जो होता है फाइनल डिग्री आ गई है तो अब कोई भी क्वेश्चन इसमें अराइज नहीं होता है, तो इसको कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, दैट इज द फाइनल डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एन एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, अ रिटन वॉलंटरी स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन गिवन अंडर ओथ। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक डिक्लेरेशन होता है बेसिकली, जो कि एक शपथ पत्र जिसे हम बोलते हैं, ओथ लेके दिया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन्ड है दैट इज मतलब जो है वो करेक्ट है और मेरी नॉलेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अटेस्टेशन। अटेस्टेशन क्या होता है, देखो अटेस्टेशन इज अ लीगल एक्नॉलेजमेंट of the authenticity of a document and verification that proper processes were followed। बेसिकली क्या होता है, एक ऑथेंटिसिटी होती है, एक डॉक्यूमेंट जो होता है ना उसकी ऑथेंटिसिटी होती है बेसिकली, कि मतलब एक लीगल प्रोसेस फॉलो करा गया है जब ये डॉक्यूमेंट साइन हो रहा था, ठीक है, विच मीन्स इट इज एन एक्ट ऑफ विटनेसिंग the signing of a formal document and then also signing it to verify that it was properly signed by those bound by its content। तो बेसिकली अटेस्टेशन क्या है, एक तरह का मतलब ये एक प्रोसेस होता है विटनेस करना। विटनेस करना होता है कि भाई जो 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 भी पार्टीज हैं जो वो डॉक्यूमेंट साइन कर रही हैं वो मतलब किसी भी प्रेशर में नहीं कर रही हैं, वो उनके अपने कंसेंट पे कर रही हैं, और उन दोनों ने जो पार्टीज उन्होंने साइन करा है, वो तो जो पार्टी जो बंदा ऑथेंटिकेट करता है, जो पर्सन ऑथेंटिकेट करता है इन चीज़ों को, वो भी उसको साइन करता है जब वो पार्टीज उसमें साइन कर देते हैं उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपलसरी अटेस्टेशन इज रिक्वायर्ड ऑन व्हाट डॉक्यूमेंट। अब है कि अटेस्टेशन देखो कुछ जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें कंपलसरी हमें चाहिए ही चाहिए होती है, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे गिफ्ट डीड हो गई, मॉर्गेज डीड हो गई, ठीक है, विल हो गया, दे आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेयर अटेस्टेशन इज रिक्वायर्ड। इट इज विल है, ठीक है, ये डब्ल्यू इज बड़ा कैपिटल डब्ल्यू है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कन्वेंसिंग डीड। कन्वेंसिंग डीड हमारी होती हैं जैसे सेल डीड हो गई, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड, प्रॉमिसरी नोट, पावर ऑफ अटॉर्नी, विल, कॉडेसिल अग्रीमेंट, इन सबों को हम कन्वेंसिंग डीड बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ अ डीड। एसेंशियल कंटेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं डीड के, जैसे हमारे प्रिंट में या फिर हमारे डब्ल्यूएस में भी एसेंशियल कंटेंट्स होते हैं, ऐसे हमारे कन्वेंसिंग डीड में भी हमारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल कंटेंट्स होते हैं जो कि इसमें मैंशनड है।
जैसे कि हमारी हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड है, डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, रिसाइटल। रिसाइटल देखो हमारा क्या होता है, रिसाइटल होता है हमारा जो मोटिव होता है, मोटिव क्या था इस डीड का, या फिर हम क्या बोले कि पर्पस जो होता है कि ये क्यों, मतलब किस पर्पस से ये डीड बनाई जा रही है। देन हमारा टेस्टमेंट, टेस्टाटम आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा मेंशन होता है कि मतलब जो प्रॉपर्टी की जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी मेंशन होती है, कंसिडरेशन क्या है, कुछ भी अगर सेल हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर तो उसमें कंसिडरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ऐसे हमारे पे टेस्टिमोनियल्स है, सिग्नेचर है, अटेस्टेशन है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये हमारे असेंशियल्स हैं डीड के। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है, तो गिफ्ट इज अ ग्रेटिट्यूस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन सम प्रॉपर्टी, मतलब मूवेबल और इमूवेबल कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, उनमें अगर कोई भी वॉलंटरी ट्रांसफर हो रहा है ओनरशिप का, दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो कि ऑलरेडी मतलब एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, द गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी। तो बेसिकली जो गिफ्ट होता है हमारा उसमें क्या है कि एक वॉलंटरी ट्रांसफर होता है ये, ठीक है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है, और जो गिफ्ट है वो डोनी के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए, मतलब वॉलंटरी ट्रांसफर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय अ डोनर एंड अ डोनी। तो डोनर कौन होता है, डोनर हमारा वो होता है पर्सन हु गिव्स द गिफ्ट, ठीक है, और डोनी हमारा कौन होता है, पर्सन हु रिसीव्स द गिफ्ट। ठीक है, तो डोनर जो गिफ्ट देता है, डोनी है जो रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, गिफ्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दैट ट्रांसफर, मतलब ये चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गिफ्ट में। वो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है, एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टी है उसका एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको आप गिफ्ट नहीं कर सकते किसी को भी। ठीक है। ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, जो ट्रांसफर आप कर रहे हैं वो विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट होता है, बट गिफ्ट जब आप किसी को कर रहे होते हैं उसमें कोई भी कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होता क्योंकि ये वॉलेंटरी होता है। नेक्स्ट है वॉलेंटरी ट्रांसफ़र होना चाहिए, मतलब फिर फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए, जो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें आपका कंसेंट होना चाहिए। जैसे कोई किसी ने बंदूक रख दी कि नहीं भी इस पर साइन करो एज अ गिफ्ट, आप इसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये इसे हम गिफ्ट नहीं कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट, जो गिफ्ट है वो डोनी के द्वारा एक्सेप्ट भी होना चाहिए। आप तो सामने वाले को गिफ्ट दे रहे हैं, सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसे हम गिफ्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एसेंशियल्स हैं गिफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट थ्रू विच अ पर्सन नॉमिनेट्स अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, तो मतलब क्या है, बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कि उस पर्सन को ऑथोराइज कर दिया जाता है कि उस दूसरे पर्सन को मतलब उसके बिहाफ पे एक्ट करना है, वो कोई भी एक्शन ले सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिट। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे रिट्स होते क्या हैं। ठीक है, एंड तो रिट हमारा क्या है, अ रिट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट होते हैं, मतलब ये इनके ऑर्डर होते हैं बेसिकली। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे आर एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर इनको ये पावर होती है कि ये रिट इशू कर सकते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टिंग एन इंडिविजुअल और ऑफिशियल और अथॉरिटी टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर है दैट ये डायरेक्ट कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को, ऑफिस किसी ऑफिसर को, किसी अथॉरिटी को कि अब वो वो उस एक्ट को करे या फिर ना करे, इसके लिए ये रेट इशू की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट्स आर देयर। तो हम पे कितने रेट्स होते हैं, हम पे 5 रेट्स होते हैं। पहला है हेबिस्कॉपस, सेकंड मैंडेमस, देन प्रोहिबिशन, देन सर्श्योरी एंड क्वा वारंटो। तो ये 5 रेट्स हमारे होते हैं। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि रेट्स क्या होते हैं और हमारे कितने टाइप्स के रेट्स होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हो सके तो आप इनके एक एक केस लॉज भी देख लेना, ये है मतलब होता क्या है, और इनका केस लॉज वगैरह, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस।
तो हमारे बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस वेयर द अक्यूज कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल विदाउट गोइंग थ्रू अ कोर्ट ट्रायल। तो यहाँ पर उसे कोर्ट ट्रायल में जाने की जरूरत नहीं होती है, उसे मतलब बेल मिल जाती है जो कि उसे पुलिस स्टेशन में ही मिल जाती है, ठीक है। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पर एक्यूज्ड मस्ट अटेंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड अप्लाई फॉर बेल इन फ्रंट ऑफ अ जज। तो उसको मतलब बेल के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है जज के सामने, और इट इज़ कम्प्लीटली बेसिस ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो उसे बेल ग्रांट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में जनरली क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में। दैट इज द कंप्लेनेंट कैन अग्री टू टेक बैक द चार्जेस लेविड अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली माइनर चार्जेस होते हैं, सॉरी माइनर क्राइम होते हैं वेयर द विक्टिम कैन अग्री टू ड्रॉप चार्जेस, मतलब कॉम्प्रोमाइज के थ्रू, ठीक है। अब नॉन कंपाउंडेबल कौन से होते हैं? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर मोर सीरियस ऑफेंसेस इन विच द पार्टीज कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। जहाँ पर पार्टीज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज का कोई एक्चुअली इसमें बेस ही नहीं होता, बेस बनता ही नहीं है, क्योंकि जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उनका ट्रायल चलता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स फुल ट्रायल फॉर जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट अ वारंट। जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को मतलब किसी वारंट की जरूरत नहीं होती अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होती है जहाँ पर उनको जरूरत होती है विदाउट अ वारंट दे कैन नॉट अरेस्ट, इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ठीक है। उन्हें पहले क्या कहते हैं, वारंट लाना पड़ता है, उसके बाद ही दे कैन अरेस्ट। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट इज अ सूट दैट इज filed by one or more person on behalf of themselves and others having the same interest in the suit. तो बेसिकली ये होता क्या है? इट एक्चुअली अलाउज द फॉर द फाइलिंग ऑफ अ सिंगल सूट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मल्टीपल प्रोसीडिंग्स होती है ना उसको अवॉइड किया जा सकता है। दैट आई मीन ये जो रूल होता है मतलब अवॉइड करता है मल्टीपल प्रोसीडिंग्स को, क्योंकि इसमें क्या होता है जो इंडिविजुअल होता है मतलब जिसके भी हाथ पे मतलब जो एक बंदा है वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है औरों के भी हाथ पे, ठीक है। तो मतलब उनका सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, दे हु आर इंटरेस्टेड इन द सेम सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सेट ऑफ। अब हमारा सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ इज अ क्लेम फॉर डेप्ट और डैमेजेस सेट अप बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन रिडक्शन ऑफ हिज क्लेम। तो सेटअप देखो जनरली जैसे कि अगर मान लो क्लेम करा हुआ है मतलब रेमेडी के लिए क्लेम कर रखा है कि इतना हमारा अमाउंट है जो मुझे लीगल रिलीफ चाहिए। अब अगर जो डिपेंडेंट है वो कहता है कि इसने मुझे इतना अमाउंट ऑलरेडी देना था किसी पुराने क्लेम का, ठीक है, तो वो उसमें उसको सेटअप कर लेता है। सपोज अगर 10,000 का अमाउंट है, ठीक है, जो कि प्लेंटिफ ने क्लेम करा हुआ है, और वो कहता है कि नहीं मेरा ना एक पहले का क्लेम चल रखा था या इसने मेरे से उधार लिए थे, जो भी एक्सवाइजी रीज़न वो देता है दैट शुड बी जेन्युइन कि वो 5,000 है या 6,000 है, तो वो इसमें सेटअप कर दिया जाए। तो अब क्या होगा, अब डिपेंडेंट को उसमें से सिर्फ 4,000 देने पड़ेंगे, तो दैट इज सेटअप। तो वो जो भी डैमेजेस होते हैं जो भी डेप्ट होते हैं उनको सेटअप कर लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर क्लेम। अब काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम इज अ क्लेम सेट अप अगेंस्ट द प्लेंटिफ, ठीक है, इन द सेम सूट बीइंग बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ एक्शन। अब काउंटर क्लेम क्या है? जैसे कि प्लेंटिफ ने क्लेम करा, ठीक है, प्लेंटिफ ने क्लेम करा, डिपेंडेंट जो होता है जब वो अपना डब्ल्यूएस फाइल करता है या फिर मतलब जिस भी बेसिस पे, तो वो क्या करता है कि वो उस पर काउंटर क्लेम कर देता है उसी मतलब इन द सेम उसी सूट पे वो उसे काउंटर क्लेम कर देता है, दैट इज काउंटर क्लेम। जैसे अगर मैं प्लेंटिव और डिपेंडेंट की बात करूँ, तो जैसे मान लो प्लेंट में उसने कुछ कॉज ऑफ एक्शन कुछ फैक्ट जैसे डाल दिए, बाद में जो ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंडेंट पे, वो फिर बाद में उन्हें या तो एक्सेप्ट करता है या फिर उन्हें डिनाई करता है,
ठीक है, या फिर वो उस पर एलिगेशंस लगा देता है, अपने फेवर में बोलता है, तो दैट एलिगेशंस या फिर वो जो काउंटर क्लेम होते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ था, इसने ऐसा किया था, इस बेसिस पे ऐसा हुआ था, तो वो अब उस पर ही काउंटर उस पर ही क्लेम चले गया, वो दैट इज काउंटर क्लेम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच जो कि मतलब एग्जामिनर पूछ सकते हैं, ये एक्चुअली रिटन में भी आता है। तो नॉन जॉइंडर क्या होता है? नॉन जॉइंडर है व्हेन अ पार्टी इज नेसेसरी टू द सूट वाज नॉट एडेड टू द सूट। जो कोई नेसेसरी पार्टी होती है ना, आई मीन अ पर्सन हु शुड हैव बीन इंक्लूडेड ईदर एज अ प्लेंटिव और एज अ डिफेंडेंट, और उसी को ऐड नहीं करा गया है, तो वहां पर हम उसे बोलते हैं नॉन जॉइंडर। ठीक है, नॉन जॉइंडर के केस में क्या होता है कि जब कोर्ट को ये लगता है कि जो पार्टी नेसेसरी थी वो ऐड नहीं हुई है, तो उसके बिना तो मैटर को एडजुडिकेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इट इज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट कैन डिसमिस द सूट। ठीक है, या फिर ऑर्डर करते हैं कि उस नेसेसरी पार्टी को ऐड किया जाए, तो कम्प्लीटली ये कोर्ट पे होता है कि वो डिसमिस भी कर सकती है, और ये ऑर्डर भी दे सकती है आप उस प्लेंटिफ को उस नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन करवाएं। ठीक है, अब मिस जॉइंटर क्या होता है? मिस जॉइंटर है व्हेन मिस्टेकनली अ पार्टी वाज एडेड, मतलब जब मिस्टेकनली अ पार्टी इज एडेड टू द सूट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिस जॉइंटर, जब मतलब उस पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब द पार्टी वाज एडेड डजंट have to do anything with the present suit, then it is considered a misjoinder। तो misjoinder वो है जहाँ पर mistakenly उसको join करवा लिया गया है। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्योंकि जो कोर्ट होती है मतलब वो डिसमिस नहीं करती है सूट को, और ये बाइंड भी नहीं होता है मिस जॉइंटर पे। ठीक है, जो भी रिलीफ वगैरह होते हैं, तो बेसिकली मिस जॉइंटर वो है जो पर्सन क्या कहते हैं गलती से ऐड हो गया है। ठीक है, तो गाइस ये सारे क्वेश्चंस थे जो आप को प्रिपेयर करने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट डाउन कर सकते हैं, यू कैन वॉच द वीडियो वंस ट्वाइस थ्राइस, जस्ट मतलब ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको कर लेते हो तो यू विल डू वंडर इन योर वाइवा, एंड यू जस्ट नीड टू बी लिटिल कॉन्फिडेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको थोड़े और क्वेश्चंस जैसे कि मतलब क्योंकि देखो एग्जामिनर का क्या है ना, वो जब आपसे पूछता है कि मतलब ये क्वेश्चन वो डेफिनेटली पूछते हैं कि आपने क्या क्या प्रिपेयर करा हुआ है ना, जस्ट टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो कौन से टॉपिक वो ये पूछ लेते हैं, कौन से टॉपिक आपके मतलब आपने अच्छे से करे हुए हैं, तो उनको उनको आप आराम से बताइए, मतलब उनको आप अच्छे से बताइए कि मतलब आपको इसमें हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बताना है कि हाँ आपने कौन से टॉपिक आप अपने अच्छे से प्रिपेयर करे हुए हैं। वैसे तो आपको ये बोलना है कि मतलब आपको आपने सारा प्रिपेयर करा हुआ है, बट ये पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। इससे क्या होता है ना, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वो आपको उन्हीं टॉपिक से पूछते हैं फिर जो आपने प्रिपेयर करे हैं, बट बी अश्योर कि आपको उन टॉपिक से अच्छी खासी ग्रिप हो। ठीक है, और जनरली क्वेश्चंस यही होते हैं जो इस वीडियो में मैंने मेंशन करे हुए हैं। साइड बाय साइड जो भी आप आंसर देते हैं तो उस पर आप फोकस कीजिए कि उनसे आप और कोई कौन कौन से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के बेसिस पे फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप ओवर कॉन्फिडेंटली आंसर मत दीजिएगा, जितना पूछा जा रहा है उतना ही दीजिएगा आंसर। ठीक है, एंड दिस इज ऑल गाइस, जस्ट कॉन्फिडेंट रहिए, स्माइल आप बनाए रखिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा, एंड please like, share, and subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you. Thanks for watching.